सुर्खियों में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बीते बुधवार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने उपग्रह चंद्रयान 3 को उतारकर इतिहास रच दिया है। भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आइए सुनते हैं सबसे पहले वो ध्वनि तरंगे जब चंद्रयान 3 सतह पर उतरा था। कितना जोश था वैज्ञानिकों में। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड। खुशी की बात यह भी है कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर न सिर्फ सही तरह से काम कर रहा है बल्कि वहां से संदेश भी धरती पर भेज रहा है। चंद्रयान 3 मिशन क्या है, इसका भारत, दुनिया ही नहीं मानव जाति के लिए क्या महत्व है, इसी तरह के सवालों के जवाब सरल भाषा में समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आंचलिक विज्ञान केंद्र यानी रीजनल साइंस सेंटर के क्यूरेटर एवं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री साकेत सिंह कौरव जी। कौरव जी, आपका बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रीजनल साइंस सेंटर भोपाल को मौका दिया। आपके तमाम श्रोताओं को इस खास मौके पे जब पूरा देश 23 अगस्त से एक विज्ञान में उत्सव मना रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। साकेत जी, पहला सवाल यही कि चंद्रयान 3 की सफलता के क्या मायने हैं? जी हाँ, आपने जो एक बड़ा सहज और सरल सा लगने वाला सवाल जो आपने रखा है हम आप सबके श्रोताओं के सामने, ये देखिए, इसको बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से हम इस सवाल के जवाब दे सकते हैं। जी। उदाहरण के रूप में भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी या उसकी प्रौद्योगिकी का विकास जी उस समय से किया है जब हम बाकी चुनौतियों से भी घिरे हुए थे, परंतु हमारा लक्ष्य, हमारा विश्वास, हमारा आत्मविश्वास पूरी दुनिया से कम नहीं था। जी। हमारे जो अंतरिक्ष की दुनिया के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक दिशा और दशा दोनों दी जी। और ये यहाँ पर जिक्र करना बड़ा लाजमी होगा कि उनका सहयोग जरूरी है कि उनके खुद के जो टीचर्स थे उस समय, सीवी रमन जैसे जब आईआईसी बेंगलोर में वो थे, और उसी समय भाभा जी से उनकी मुलाकात होती है। डॉक्टर होमी जे भाभा जी और साराभाई मिलके भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परमाणु ऊर्जा विभाग का काम हमारे भाभा जी देख रहे थे। तो आपने कहा क्या मायने रखता है, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे अतीत में लेके जा रहा था, क्योंकि भारत की इस यात्रा की शुरुआत बहुत पहले होती है। जी। और ये यात्रा की शुरुआत शायद अगर आज के दौर के लोग शायद इससे समझना चाहें कि साइकिल से हुई थी, जब उपग्रह एक साइकिल पर रख के ले जा, एक तस्वीर जो वायरल काफ़ी हुई जी, मैं उसके बारे में आपने अच्छा किया, आपने एक बहुत शानदार बात रखती, क्योंकि लोगों में पता चल जाए कि वो आखिर वो माजरा क्या है, साइकिल है या बैलगाड़ी की बात हो, दो जगह जिक्र होता है। तो देखिए वो दिन मैं आपको बताऊं, पहला वो ऐतिहासिक दिन भारतीय धरती पर अंतरिक्ष के लिए था 21 नवंबर 1963, जब नाइक अपाचे नाम का एक रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट की टेस्टिंग हमारे केरल के सबसे निचले हिस्से में, जिसे हम थुम्बा कहते हैं, वहाँ एक चर्च हुआ करती थी। उस चर्च को डॉक्टर विक्रम साराभाई और उनकी टीम के आग्रह पर उन्हें विज्ञान और एक्सपेरिमेंट के लिए एक मिशन कंट्रोल में तब्दील करने की परमिशन चर्च ने दे दी। तो सोचिए, भारत की यात्रा शुरू होती है और पहला रॉकेट नाइक अपाचे, जिसे अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम के उतने बड़े स्तर पर विस्तार होने के साथ साथ उन्होंने भारत का सहयोग किया। दूसरी महाशक्ति रूस ने भी हमें सहयोग किया। उस दौर से हमने इस पृथ्वी से अपनी कक्षा में जाने की कोशिश की, और जैसे कि आपने कहा, उस यात्रा में दरअसल क्या है, थुम्बा के दिनों की बात है ये। वहाँ पर जहाँ पे ये लॉन्चिंग स्टेशन था, एक हमारे उस समय की जो थुम्बा से जो किनारे का जो समुद्री बीच है, अरब सागर आप कहें, तो उस जगह पर लॉन्चिंग के लिए सामान ले जाने के लिए रोजाना इतने वाहन उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। कुछ गाड़ियाँ थीं, परंतु आप तो जानते हैं जब हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी टीम, वैज्ञानिक रुकते नहीं हैं, तो अधिकतर साइकिल का इस्तेमाल भी हुआ करता था। तो रॉकेट की कुछ
पार्ट्स, जो सबसे ऊपर की उसकी नोज है, उसको दो एक इंजीनियर हैं और टेक्नीशियंस लेके जा रहे हैं, और वो पीछे का शॉट किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो ब्लैक एंड वाइट शॉट अमेरिकन और रशियन स्पेस प्रोग्राम वाले दबदबे वाले क्षेत्र अंतरिक्ष में भारत के लिए एक ऐसा प्रतीकात्मक बन जाएगा कि भारत की शुरुआत वहाँ से होती है। और फिर वो दिन है कि आज हम और आप जब बात कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतर चुका है, और उतरा ही नहीं है, दुनिया के सामने सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद रोवर भी बखूबी बाहर आया है, वो भी विज्ञान कर रहा है। अब तीसरा चरण के दौर में वो लोग दोनों लगे हुए हैं, लैंडर और रोवर, यानी अब विज्ञान की जा रही है, जो कि उसरो का एक बहुत प्रमुख उद्देश्य है। 3 अभियानों में से एक है उसको बिल्कुल सफलतापूर्वक बिना क्षति पहुंचाए उतार देना, जिसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं अंतरिक्ष की दुनिया में, और दूसरा है उतरने के बाद रोवर को बाहर आके रोविंग कराना, यानी आम भाषा में रोवर जब बाहर आ जाए तो उनको यहाँ वहाँ चलना है और आपस में संबंध स्थापित करते हुए कुछ कार्य करना है, और फिर दोनों के जो लक्ष्य तय हैं, जो विज्ञान करना है उसको करना है। तो मायने जो लाखों करोड़ों युवा हैं, जो बच्चे स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, मायने ये है कि जहाँ ये एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है पूरी दुनिया के सामने कि भारत अपने ही रॉकेट से, अपनी ही टेक्नोलॉजी के दम पे, अपने ही स्पेस मिशन को चांद के उस ध्रुव के करीब उतारता है जहाँ तक कोई राष्ट्र आज नहीं पहुँचा है। तो दूसरी तरफ इन सब के लिए प्रेरणा है, हम सब के लिए आत्मविश्वास से भरी बातें हैं कि हम हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को, यानी हमारी टेक्नोलॉजी को हम इतने आत्मसात कर लेते हैं, और ये प्रेरणा के लिए ना सिर्फ इस जनरेशन को, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ऐतिहासिक बनेगा, क्योंकि कोई एकमात्र राष्ट्र जो दक्षिण ध्रुव के करीब पहुंचता है, और वो भी इतने कम लागत के अभियानों के बावजूद हम वर्ल्ड क्लास साइंस कर पाते हैं, ये हमारी इसरो की विश्वसनीयता और साख है। जी साकेत जी, भारत की सफलता में चंद्रयान 1 और 2 की कितनी भूमिका है? जी बिल्कुल बिल्कुल, और आपने अच्छा किया ये बात का जिक्र यहाँ पर कर दिया चर्चा के दौरान, क्योंकि देखिए ये जो सीरीज में आप 1, 2, 3 नाम सुन रहे हैं, ये कोई एक मिशन नहीं है अकेला, ये पूरी यात्रा है चांद को एक्सप्लोर करने की। तो बहुत पहले से ही वैज्ञानिकों का शोध कि पूरे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का जो आत्मविश्वास था कि हम पृथ्वी की निम्न कक्षाओं में तो अब नए नए रिसर्च करके नए नए सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी भेज रहे हैं, हम डिजास्टर्स के लिए भी काम कर रहे हैं, हम मौसम विभाग के लिए भी काम कर रहे हैं, सुदूर संवेदन के लिए काम कर रहे हैं, और आज और आपकी और मेरी इन बातों को आम लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। परंतु ये दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो, इनके सिग्नल्स या किसी भी टीवी चैनल्स के सिग्नल्स या उनके फोन्स जो भी ये आपके श्रोता इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी क्यों सैटेलाइट के कारण संभव हुआ? सैटेलाइट क्यों? अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा प्रयोग का उदाहरण है। तो अब देखिए, ये जब मिशन डिज़ाइन हो रहे थे तो सबसे पहले कोई भी राष्ट्र ऑर्बिटर भेजता है। ऑर्बिटर यानी उस व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो सबसे पड़ोसी हमारा चांद है, जिस पे आसानी से पहुंचा जा सकता है, और उस चांद की कक्षा में भेजना, पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाना एक चुनौती था इसरो के लिए, क्योंकि इसरो को पृथ्वी की कक्षा का छोड़ने का अनुभव पहली बार होना था। तो चंद्र अभियान की इस पूरी श्रृंखला में कि चांद को हम बहुत बेहतरीन पास से उसका अध्ययन करेंगे, तो चंद्रयान 1 का ये लक्ष्य तय हुआ। चंद्रयान 1 ने चांद की कक्षा में रहते हुए जो वैज्ञानिक उपकरण, जिन्हें हम पेलोड कहते हैं आम भाषा में, वो लेके गया और बखूबी उसने अपने मिशन को अंजाम दिया। लेकिन दुनिया में हल्ला क्या हो चुका, कमाल की बात हुई। चंद्रयान 1 ने ये बताया पूरी दुनिया को कि उसके जो ध्रुव हैं चांद के, उनमें पानी होने के संकेत मिले। पूरी दुनिया की निगाहें ध्रुवों पे आ गई, और वो पूरा का पूरा श्रेय अगर आप कहें बड़े स्तर पे तो हमारे चंद्रयान 1 के उस विजन को जाता है कि चंद्रयान 1 ने ये बात पूरी दुनिया के सामने रखी कि आप चांद के इक्वेटर या भूमध्य रेखा के आसपास तो बहुत उतर रहे हैं, या आपके अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों के प्रति आपकी इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, तो चांद का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा है। लेकिन जैसे ही पानी की बात आई तो पूरी दुनिया ने कहा अगर पानी के भंडार विशाल मात्रा में मिल जाते हैं तो जीवन की तो संभावना, अंतरिक्ष में आगे की जो यात्रा है जिसे हम और बेहतर और आधुनिक कर पाएगा कोई भी देश, तो चांद के ध्रुव केंद्र बिंदु बन गए। इसीलिए चंद्रयान 2 का जन्म होता है। चंद्रयान 2 यानी कि फिर से उतरने का अभियान, चांद की दक्षिण ध्रुव पे ही उतरना था उसको भी। वो इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया गया कि उसका एक मदरशिप यानी ऑर्बिटर जो चांद की कक्षा में रहेगी, और एक जो लैंडर वो उतरेगा,
और फिर एक रोवर घूमेगा, जो अब हमारा चंद्रयान 3 कर रहा है। जी जी। तो उस पूरे कार्यक्रम में इसरो ने पहली बार, मैं यहाँ पर आपके श्रोताओं को एक बात और बता दूं जी। कि चंद्रयान 1 पहली बार में ही सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंच गया। जी। चंद्रयान 2 पहली बार भी सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंच गया। जी। ऑर्बिटर आज भी स्वस्थ है, काम कर रहा है, लेकिन उसका जो लैंडर था जी, जी। उतरते वक्त लगभग 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी आम भाषा में 2 किलोमीटर बचा था, और वहाँ पे उसकी जो लैंडिंग मैकेनिज्म है जिसे हार्ड ब्रेकिंग कहते हैं, यानी जैसे हम ब्रेक लगाते हैं ना साइकिल या गाड़ियों में, अचानक कोई आ जाता है ताकि हमारा कोई टक्कर ना हो, जी, जी। उस टक्कर से बचने के लिए हमें पूरे ब्रेकिंग सिस्टम लगाना पड़ते हैं। यानी आप पैर से आपकी कार का ब्रेक दबाएंगे, दूसरी तरफ से हैंड ब्रेक भी शायद दबाएं कि आपको पता चले कि आपका संघटन, यानी आप भिड़ने वाले हैं या टकराने वाले हैं। तो ये अंतरिक्ष में आसान है, क्योंकि आप गिर रहे हैं, गिरते गिरते आपको रुकना है वेलोसिटी कंट्रोल करके। तो उसमें हम थोड़े से नाकाम रहे सिर्फ लैंडर में। जी। लेकिन पूरी दुनिया कहती है, या बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि चंद्रयान 2 असफल रहा। मैं ये आपके श्रोताओं के माध्यम से पूरे लोगों को बताना चाहूँगा कि चंद्रयान 2 कभी असफल रहा ही नहीं। जी। वो आंशिक रूप से असफलता मिली हमें, हमारा लैंडर नहीं हो पाया, लैंडिंग नहीं हो पाई। लेकिन आप सोचिए इसरो ने क्या क्या उसमें अर्जित कर लिया। जी। आप उदाहरण के रूप में इसको ऐसे लीजिए कि आपको हमने पहली बार एक ऐसे जंगल में भेज दिया जिसका कोई भी अनुभव आपको नहीं था। तो आप उस लक्ष्य तक पहुंच चुके थे करीब करीब, तो आपको रास्ते पता हो गए, कैसी दिखती है वो दुनिया, क्या तरीका है। अगली बार आप आएंगे तो और अनुभव के साथ आएंगे। तो चंद्रयान 2 ने हमें बताया कि वो जगह की ऑर्बिट का सिलेक्शन भी सब सही होना, कक्षा में चंद्रयान 2 का पहुंच के ऑर्बिटर का काम करना, यानी वो टेक्नोलॉजी हम अचीव कर चुके थे। जी। सिर्फ लैंड नहीं हो पाया, उन कमियों को, उन खामियों को दूर करके, और ये चंद्रयान 3 जो अभियान है उसको सफल देखिए। और ये लोग कहते हैं कि ये फेलियर, देखिए अंतरिक्ष की दुनिया में फेलियर कुछ नहीं है। जी। जो भी स्पेस साइंटिस्ट, इंजीनियर्स हैं, वो इसको मानते हैं लर्निंग लेसन, कि आप उस बेहतर काम को और करीब से समझ जाते हैं। अब नहीं अचीव कर पाए तो अगली बार में आप प्रयास करेंगे। तो चंद्रयान 2 का वो पूरा अनुभव चंद्रयान 3 में उन टेक्नोलॉजियों में भी परिवर्तन किया गया, उतरने के तरीकों में बदलाव थोड़ा सा किया गया, सेंसर्स में टेक्नोलॉजी बदली गई, और उसके जो उतरने के लिए 4 सेंसर्स वाले थ्रस्टर्स जो लगे थे, पावरफुल रॉकेट्स जो लैंडर में, जो उसकी स्पीड को कम करते थे। लोगों ने देखा भी है 23 अगस्त को किस तरीके से वो इसरो की लाइव फीड में कि वो उतरा। वो उतरना एकमात्र दुनिया के लिए सफलता है। मैं आपको बता दूं, हम जो विज्ञान कर रहे हैं आज चंद्रयान के माध्यम से, वो तो बोनांजा है, पर पूरी दुनिया की नज़र में ये प्रूव कर दिया भारत ने कि हम अपनी टेक्नोलॉजी की इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ, बिना ज़्यादा बदलाव किए हुए ऑर्बिट में हम जहां सोचा था वहीं जाके उतर गए। जबकि स्कोप था, थोड़ा बहुत हम अपने लक्ष्य से भटक सकते थे और फिर हम उतर तो जाते, लेकिन उन किसी भी पैरामीटर्स में इतना भारी भरकम परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं हुई। ये बात हर विकसित राष्ट्र के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स बड़े गर्व से देख रहे हैं कि भारत ने पहले ही अटेम्प्ट में लैंडिंग के, मतलब अगर आप चंद्रयान 2 को कहें तो ये इसको दूसरा कह सकते हैं, कि चीज को हूबहू जैसा मैथमेटिकली प्रेडिक्ट किया था, कैलकुलेट किया था, जैसी तैयारी की थी, वो मुकाम हासिल कर लिया। जी। एक और आम लोगों के नज़रिए से भी अगर हम देखें, समझना चाहें कि इन अभियानों के अध्ययन से क्या हासिल होगा, अगर आसान भाषा में समझना चाहें। जी बिल्कुल। देखिए, चांद हमेशा से केंद्र बिंदु रहा है, और हमारे भारतीय संस्कृति में तो चांद की बहुत ही ज़्यादा महत्वता है। जितनी विज्ञान की है उससे कहीं ज़्यादा हम अगर एज अ मानव बात करें तो हम अनादिकाल से, अगर हमने इस ग्रह पे जीवन विस्तारित किया है, हम गुफाओं से बाहर आए हैं, तो हमने हमेशा टकटकी लगा के रात में हमारे अंधकार को दूर करने वाले एक पड़ोसी को देखा है, वो चांद रहा है। तो चांद पे जाने की अभिलाषा तो हमारी शायद हजारों सालों से है। भारत का खुद का अपना इतिहास, वैज्ञानिक रूप से शोध के बाद लगभग 5000 साल बोलते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता के जो प्रमाण हैं, तो हम उसके कहीं पूर्व से भी, जब से चांद देख रहे हैं तब से हम बाकी तारों की तुलना में सबसे करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो हमें उतरना या जाना हमारे सपनों में, हमारी सभ्यता में, हमारे कल्चर में, हमारी कैलेंडर में, और उसकी कलाओं से हमारी तिथियाँ हमारे त्योहार प्रभावित होते हैं। तो चांद का अन्वेषण तो तय था। तो पृथ्वी पे
ये बात अगर आप शुरुआत करें तो रसिया ने की, उस समय सोवियत संघ कहा जाएगा, जी जी जी, है ना। उसने चांद पे 90s के दौर में, 60s के दौर में, 70s के दौर में आप देखेंगे कि उन्होंने अपने लैंडर उतारे, ऑर्बिट कराए रसिया ने, अमेरिका ने भी उस मिशन को आगे ले गए, फिर बाकी राष्ट्र जुड़े, तो सब लोग चांद को इतना एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन वो भूमध्य रेखा के आसपास उतारे गए हैं या ऑर्बिट में हैं उस चांद की। तो उस क्रम से हमेशा चांद की मिट्टी का समझना, चांद की मिट्टी के अंदर किस तरीके का निर्माण हुआ है, और ये माना जाता है कि चांद को अगर हम बेहतर समझ पाए तो क्यों हमारे पृथ्वी के विकास क्रम की यात्रा सुलझेगी। इसको मैं यूं बता देता हूं कि चांद पे वायुमंडल नहीं है जी। अब वायुमंडल नहीं है ना, चांद पृथ्वी जितना डायनेमिक है। अब डायनेमिक आप बोलेंगे सर ये क्या, हम शूटिंग शर्टिंग और एक अच्छी सी गाड़ी को डायनेमिक कहेंगे? नहीं, क्या है, हमारी पृथ्वी पे ज्वालामुखी है, भूकंप है, वायुमंडल तूफान है, बारिश है, हवा है, हमारी पृथ्वी हजारों सालों में बदलती रहती है। जी जी। चांद में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ भूकंप के साइंटिफिक डेटा मिला है और उस पर और भी काम चल रहा है, हमारा चंद्रयान भी करेगा उसके ऊपर अध्ययन। तो जो भी चीज़ें वहाँ जैसी लाखों सालों से हैं वो वैसी ही हैं, यानी सबसे बड़ा टाइम मशीन है आपके लिए। अगर आप चांद पे बेहतर अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी और हमारे सौर परिवार के जन्म से जुड़ी हुई गुत्थियों को भी सुलझा पाएंगे। दूसरा, चांद के साथ जो विकास क्रम में क्या घटा है, क्योंकि जब वायुमंडल नहीं है तो सूर्य को जब गुस्सा आती है तो अपने अंदर से जो रेडिएशन निकलता है, जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, उसकी सतह से जो संबंध बना के जो परिवर्तन करते हैं, उनका अध्ययन करने की सबसे जबरदस्त जगह है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जिक्र कर दें, 20 जुलाई 1969 को पहले व्यक्ति जिन्होंने चांद पे कदम रखा, पहला कदम, बाकी सब कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ, बज़ एल्ड्रिन और बाकी के फिर 10 लोगों ने और रखे, 12 लोग चांद पे उतर चुके हैं अपोलो अभियान के माध्यम से। तो जो आज जो चीज़ें गई हैं, जो कदम रखे गए हैं, वो निशान आज भी वैसे ही हैं। सोचिए वहाँ पर कोई बदलाव, जब वहाँ वायुमंडल ही नहीं, हवा ही नहीं है, परिवर्तन ही नहीं है, नदी नहीं है, आप सोचिए किसी प्रकार की कलकल ध्वनि करने वाले कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो ये आपको संजो के रखता है। इसलिए अब हम दक्षिण ध्रुव पे जा रहे हैं कि पानी और वहाँ की मिट्टी, वहाँ का भूकंप, और सब कमाल की बात है कि चांद पे जब वायुमंडल नहीं है तो जब दिन के समय में जहाँ सूर्य की रोशनी होती है, वहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, और जो वहाँ की शैडो वाले पार्ट हैं, यानी जो बड़े बड़े पत्थर पहाड़ हैं, जहाँ उनमें शैडो है, जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रही है, वो माइनस डिग्री में होते हैं। सोचिए एक ही बार में अगर आप धूप में एक पैर रखते हो एक ठंड में, तो 100, 150, 200 डिग्री का डिफरेंस है आपकी तापमान में। ये चांद पे होता है, ये विषम परिस्थितियाँ। इसलिए चांद पे दक्षिण ध्रुव पे क्या है, सूर्य का प्रकाश, कई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, जहाँ सदियों से नहीं पहुँचा है, लाखों सालों से। तो अगर वहाँ पे बर्फ के रूप में या मिट्टी के अंदर पानी का किसी भी रूप में पानी है, तो वो कभी भी वहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं हो रहा, तो वाष्पीकृत नहीं होगा वो। तो इसलिए दक्षिण ध्रुव पूरी दुनिया की नज़र का केंद्र बिंदु, और भारत उस अध्याय को लिखने वाला पहला राष्ट्र बन चुका है। जी। और चंद्रयान के अलावा अगर हम बात करें कि इसके अलावा सूर्य और या अन्य ग्रहों को लेकर भारत की जो ये योजनाएं हैं, क्या हैं, कहाँ पहुँचना, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है चंद्रयान के बाद? जी बिल्कुल, जैसे कि आप रीजनल साइंस सेंटर भोपाल को आप जानते हैं आप, कि हमारे पूरे प्रदेश में हमारा मूलभूत लक्ष्य है विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए, उत्साह और उसमें लोगों को प्रेरणा के लिए हमारी विज्ञान से जुड़ी हुई प्रदर्शनियाँ हैं, कई एग्जिबिट्स से रिलेटेड, संबंध से रिलेटेड बहुत सारी सुविधाएँ हैं। हम साल भर प्रोग्राम्स करते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाते हैं। तो हम ये क्या माहौल पैदा करते हैं कि लोग विज्ञान की इस यात्रा से जुड़ें, और एक वैज्ञानिक समाज का निर्माण होने में विज्ञान केंद्र भी अपनी एक छोटी सी भूमिका परंतु खास भूमिका निभा सके। तो जो भी श्रोता हैं वो जरूर हमारे विज्ञान केंद्र घूमने आए, स्मार्ट सिटी रोड पर ही है। लेकिन आपने ने जो कहा प्रश्न आगे क्या है, देखिए आगे पूरे जहान है। अब जहान हमारा वो आसमान बस नहीं है जो हमें नीला दिखता है, ये तो सिर्फ इल्यूजन है, क्योंकि चांद की रोशनी तो नहीं आती दिन में, परंतु सूर्य के प्रकाश के कारण ये पूरा नीला हो जाता है। रात में हमें अपना ब्रह्मांड दिखने लगता है, रात्रि आकाश जिसे कहते हैं, जिसका छोर नहीं है हमारी नज़रों में। तो अब आप कौतूहल और जिज्ञासा के कारण इस पृथ्वी पर जीवित हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग आपके अंदर जिज्ञासा होने के कारण ही आप एडवांस हुए हैं। तो अभी अगर आप इसरो की बात करें तो इसरो ने जो अनाउंस किया है कि 2 सितंबर को वो चांद के बाद अब अगला मिशन उनका सूर्य के लिए है, आदित्य, और फिर चांद के अगले मिशन भी आएंगे भविष्य में, मंगलयान के मिशन भी आएंगे, और
शुक्र ग्रह के लिए भी एक मिशन तैयार कर रहा है इसरो। जी। तो इसरो अब आने वाले, और सबसे बड़ी बात कि इसरो गगनयान, भारत का पहला स्वदेशी टेक्नोलॉजी वाला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिसमें हम अपने ही भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में ले जाएंगे और उतारेगा इसरो। तो आप सोचिए आने वाला समय अंतरिक्ष के सेक्टर में बहुत बड़ी क्रांति ला रहा है, और चंद्रयान 3 उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आपने टेक्नोलॉजी की बात की साकिब जी, मैं इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मेरा ये है कि चंद्रयान जैसे जो मिशन है वो विदेशों में बहुत खर्चीले हैं, बहुत महंगे हैं, जबकि उसके मुकाबले हम इंडिया की अगर बात करें, यहाँ बहुत कम खर्च में इस तरह के जो मिशन होते हैं, अभियान होते हैं, वो न सिर्फ बन रहे हैं बल्कि कामयाब भी हो रहे हैं। तो कहाँ ये डिफरेंस है, कैसे ये जो भारतीय वैज्ञानिक हैं इतने कम खर्च में ये मिशन को पूरा कर लेते हैं? ये तो बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात कही है आपने कि देखिए भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है कि हम, और ये साथ जो मित व्ययता है ना, जिसे हम सिर्फ इसरो के लिए ना कहें, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता में, हमारे भारतीय कल्चर में रहा है कि जो, और भारत ने कभी भी जरूरत से ज़्यादा दोहन ना करने के लिए शुरू से हमारी सभ्यता का अंग रहा है कि जो हमारी ज़रूरत है हम उससे ही गुजारा करें, और जो हमें नहीं लग रहा उसमें व्यर्थ हम खर्चा ना करें। यही कल्चर हमारे विज्ञान को भी मोटिवेट करता है। और ये कमाल की बात है कि जब इसरो इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट पे काम करता है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी पहली बार बनाया जाना है, हर राष्ट्र तो आपको अपनी सीक्रेट मेथोडोलॉजी नहीं देगा, आपको स्वयं से डेवलप करना होगी। उसके बावजूद कम खर्चों में, बहुत से लोग तो हमारे अंतरिक्ष अभियानों को अंतर्राष्ट्रीय हॉलीवुड फिल्मों के बजट से भी तुलना कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसके पीछे रीज़न है कि हम इस तरीके के नेचुरल मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे हमारा रॉकेट है GSLV, जिसके उपयोग से चंद्रयान 3 को छोड़ा गया। 2 तरीके हैं, अगर आपको चांद पे भेजना है किसी चीज़ को, तो आपको इतनी ज़ोर से धक्का देना होगा कि चांद की तरफ वो एक ही बार में निकल जाए। अब उस धक्का देने के लिए आप सोचिए उसको पलायन वेग यानी स्केप वेलोसिटी, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय जो बल है इससे बाहर निकालना है। तो उसकी ताकत कहाँ से लाएंगे? उसके लिए आपको बहुत विशाल रॉकेट बनाना होंगे, जो कि अमेरिका के पास हैं, रसिया के पास हैं, और बाकी जो राष्ट्र हैं वो प्रयास कर रहे हैं उतने भारी भरकम बाहुबली रॉकेट से, तभी वो 2 से 5 दिन में चांद पे पहुंचा देते हैं। हमारे चंद्रयान 3 को 3, 4, 5 नहीं, लगभग 40 दिन लग गए। बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा, फिर हमने घुमाया, स्पीड बढ़ाते गए, और समझ लीजिए एक पत्थर को रस्सी से बांध के जैसे बच्चे बचपन में घुमाते हैं, और घुमाते पूरी स्पीड जब अचीव कर ली तो चांद की तरफ फेंक दिया। फिर चांद की कक्षा में जाके धीरे ऑर्बिट कम की और हमने उतारा। उसको सिलिंग शॉट इफेक्ट कहते हैं। परंतु उस पेचीदगी में ना हम बात करते हुए, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का और चांद का, और हमने अपने चंद्रयान 3 के स्पेस क्राफ्ट को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेज दिया। ठीक है, हमारे 40 दिन लगे, तो आप देखिए, लेकिन जो बजट हम खर्च करके 2 से 5 दिन में पहुंचा देते तो अभी क्या होता इतना बढ़िया कैलकुलेशन था कि जब वहां पे सूर्य निकलने वाला था, जहां चांद की सतह पे दिन होने वाला था, 14 दिन का वहां पे दिन होता है पृथ्वी की तुलना में, उसका तो वो एक ही दिन है। तो आप सोचिए, आप सही समय पहुंच गए, आपने सही कुछ उतार दिया, बल्कि पहले पहुंच गए 3 दिन। आप बस इंतजार कर रहे थे कि चांद पे सूर्य के उदय कैसे हो उस जगह जहाँ उतरना है, और हमारे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर भाई साहब उतर जाएं। तो ये बखूबी हुआ। तो ये देखिए, मितव्ययता नहीं है, इसको कहेंगे हम बहुत सोच समझ के हमारे बजट्स को वर्ल्ड क्लास साइंस में इस्तेमाल करते, परंतु साइंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक अगला सवाल और है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, विदेश यात्रा से वापस आते ही सीधे बेंगलुरु पहुंचे, इसरो जाकर उन्होंने वैज्ञानिकों से मुलाकात। आप सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो, और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहाँ चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह
आपके साथ ही लगा हुआ था। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। नेतृत्व के इस तरह के जो सकारात्मक रुख होता है उसका भविष्य की तैयारियों पर कितना प्रभाव पड़ता है, और वैज्ञानिक जो हैं वो कितने मोटिवेट होते हैं, उनको कितना आत्मबल मिलता है इनसे? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही ऊर्जावान वाली स्थितियाँ होती हैं। पूरा आप देखिए कि जब पूरे वैज्ञानिक, पूरे इंजीनियर्स इस तरीके के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिशंस पे काम करते हैं, और जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की उपस्थिति हो, उनके ऊर्जावान संदेश हो, प्रोत्साहन हो, और राष्ट्र के एक ऐसा मुखिया जो आपको प्रभावित अकेला नहीं कर रहा, आपको वो बल दे रहा है जिससे आप चुनौतीपूर्ण माहौल में भी एक बड़े से बड़े लक्ष्य को अचीव करने की हिम्मत जुटा लेते हैं। तो निहायत ही ये बल और ये सपोर्ट किसी भी सिस्टम को एक नई क्रांति के लिए, नई टेक्नोलॉजी, नई चुनौतियां और भी चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित कर देती है। तो ये हमारे विकास क्रम की इस यात्रा में आप समझ लीजिए एक एक्सेलरेशन का काम कर सकता है। ये चंद्रयान ने अब तक जो चंद्रमा के तापमान को लेकर कई आंकड़े अभी पिछले 2-3 दिन में भेजे हैं, इसको आम श्रोताओं के लिहाज से कैसे समझ सकते हैं कि क्या आंकड़े वहां से आ रहे हैं चांद से? देखिए, चंद्रयान 3 का जो लैंडर है अभी पृथ्वी से 2 तरीके से कनेक्ट है वो जी। नंबर 1 कि वो खुद उसका एक एंटीना है जो चांद से सीधा हमारी पृथ्वी से संवाद करता है जी। और दूसरा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के माध्यम से भी जी। परंतु लैंडर और रोवर के बीच में कनेक्शन जो है सिग्नल का, वो सिर्फ लैंडर और रोवर ही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इन दोनों को तयशुदा कुछ इंस्ट्रूमेंट भेजे हैं। लगभग 3 इंस्ट्रूमेंट चंद्रयान 3 के लैंडर में हैं और 2 लगभग रोवर में हैं। तो इन दोनों का मूलभूत अध्ययन करना है कि चांद की जो मिट्टी है, इसको हम प्लानिटरी साइंस में रिगोलिथ कहेंगे। रिगोलिथ यानी वो मिट्टी का जो ऊपरी सतह कैसे निर्माण हुआ है, वो उधर क्या भूकंप आते हैं, तो सिस्मिक एक्टिविटी का अध्ययन करना, कंपन का अध्ययन करना। उसके बाद पानी की उपस्थिति को खंगालना कि मिट्टी के अंदर या उन जगह पर पानी की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और अगर भंडार है तो कितनी भारी भरकम विशाल रूप में है और कहाँ होगा। तो आप देखिए उसका जो प्रोब है लैंडर में, एक टेम्परेचर प्रोब लगा, एक ऐसा समझ लीजिए सुई आम भाषा में जो तापमान को बताती है। तो जब वो ऊपर रहती है तो अभी इसरो की टीम ने सोचा था ये 20 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए जहां उतरा है सतह पर, परंतु लगभग 60 डिग्री के आसपास मिला। और उसको जब हम ड्रिल करते अंदर घुसेड़ते जाते हैं, यानी उसको धीरे 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 करके ड्रिल करते हैं, तो तापमान कम होने लगता है। तो ऊपर 60 है, सतह पर 40 के आसपास से अंदर जाते जाते -10 -20। तो ये डिफरेंस, वो भी 10 सेंटीमीटर तक ड्रिल करने की क्षमता रखता है वो ड्रिल, छोटा सा सेंसर ड्रिलिंग मैकेनिज्म के साथ। रोवर यही अध्ययन कर रहा है। रोवर साथ में कुछ फोटोग्राफ्स भी खींचेगा लैंडर की, जो बहुत जल्दी हमें इसरो शेयर करेगा। तो ये आप देखिए, रोवर को आप दूसरे प्लैनेट पे, ये उपग्रह है, इसको प्लैनेट नहीं कहेंगे, परंतु आप देखिए दूसरा रिमोट बॉडी चांद 4 लाख, लगभग 4 लाख एवरेज किलोमीटर की बात करें, दूर है। आप यहाँ से वहाँ रोवर कंट्रोल कर रहे हैं, मिशन अंजाम दे रहे हैं, और किस तरीके से साइंस कर रहे हैं। तो आपके श्रोताओं को मैं इस पड़ाव में चर्चा के बताऊंगा कि भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसके 4 स्पेसक्राफ्ट चांद पर आज वर्तमान में काम कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के एक साथ इतने नहीं हैं जो एक्टिव हैं। 2 कक्षाओं में हैं, एक तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, दूसरा चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल जो लेके गया था हमारे लैंडर को, और तीसरा है विक्रम लैंडर जो खुद उतर चुका है, चौथा है रोवर।
तो 2 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर हैं, 2 कक्षा में हैं। इससे बड़ा अंतरिक्षमयी कौन राष्ट्र होगा जो चांद को एक्सप्लोर कर रहा है अभी। गौरव जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और श्रोताओं को इतनी आसान भाषा में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी पूरी विनती है और आशा है कि आपके श्रोता विज्ञान को अपने जीवन का अंग बनाएंगे और उत्सव का एंजॉय करेंगे और साइंस को एक फ़न के रूप में लेंगे और रीजनल साइंस सेंटर भोपाल जरूर आएंगे। जी बिल्कुल। हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।